हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किसान एवं जनजातीय आंदोलन। करते हैं शुरू। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों की संधियों के फलस्वरूप राजस्थान के शासक बाह्य आक्रमणों, मराठों, पिंडारियों के आतंक से मुक्ति पाकर स्वच्छंदता से जीवन बिताने लगे। तो उन्होंने अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी, तो बाह्य आक्रमणों की जिम्मेदारी मराठों को, अन्य कौम को संभालने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले ली थी। इसके बदले में राजाओं को कुछ देना पड़ता था। फिर वो एक तरह से बाह्य आक्रमण से अच्छे से जीवन बिता रहे थे कि इनको ये संभाल लेंगे और हम अपनी व्यवस्था देखेंगे। फिर राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के उपरांत सैन्य गांवों में महाजनों का वर्चस्व बढ़ गया। साध प्रथा मेवाड़ में प्रचलित थी और के अंतर्गत जो कि प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन लिया जाने लगा। बाद समय पर नगद लगान जमा कराने के लिए उसे उत्तरदायी माना गया। इस व्यवस्था में कृषक अधिकाधिक रूप से महाजनों पर आश्रित होने लगे तथा उन्हें चंगुल में फंसने लगे थे। अपने ऐशो आराम के लिए राजस्थान के शासक एवं उनके जागीरदार किसानों पर विभिन्न प्रकार के लाग बाग लगाकर शोषण करते रहे। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और 1897 से मेवाड़ के जागीर क्षेत्र में बिजोलिया में इसका पहला विस्फोट हुआ। बाह्य आक्रमणों से तो उन्होंने राजाओं ने शांति पा ली थी। फिर इन्होंने भूमि बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली कर दी और इनका गाँव में, जैसे छोटे कस्बों में, इनमें जहाँ खेती और मजदूर रहते थे वहाँ पर इन महाजनों का वर्चस्व बढ़ने लगा और जो राजा महाराजा थे अपने ऐशो आराम के विभिन्न प्रकार के टैक्स कर इस तरह से लगा दिए थे, तो ये ज़्यादा परेशान हो गए। तर ये शाद प्रथा थी जो मेवाड़ में प्रचलित थी। इसके अंदर कई प्रकार के कर लगाए गए, तो वहाँ की जनता ने परेशान होकर एक दिन तो विस्फोट तो होता ही है। फिर बिजोलिया के ये मेवाड़ इलाका, इधर बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू होता है 1897 में 1991 ईस्वी में। ये कब से कब तक चलता है? 1897 से 1941 ईस्वी तक चलता है। फिर बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ तथा 1941 में समाप्त हुआ था और 1931 की जनगणना के समय ठिकाने की जनसंख्या 15,000 के करीब थी। कुल 79 गांव इस ठिकाने के अंतर्गत थे। 1931 में जो जनगणना के समय ठिकाने की जनसंख्या कितनी थी? 15,000 के करीब थी और 79 ग्राम इस ठिकाने के अंतर्गत आते थे। अभी ये 3 चरणों में इसको पढ़ा जाता है। पहला चरण है 1897 से 15 तक, दूसरा चरण 1916 से 1928 ईस्वी, तृतीय चरण 1929 से 1941 ईस्वी। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ ठिकाने बिजोलिया को ही है। जो संगठित कृषक आंदोलन हुआ था उसका श्रेय है मेवाड़ का ठिकाना बिजोलिया को ही है। सबसे पहले कहाँ हुआ था कृषक आंदोलन? बिजोलिया में। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। तो इसका संस्थापक कौन था? अशोक परमार, जो कि राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था खानवा का, उसमें इन्होंने साथ दिया था। तो जो राणा सांगा थे, इन्होंने अशोक परमार को एक बिजोलिया की जागीर प्रदान की थी। देखिए, अशोक परमार राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में सम्मिलित हुआ था और युद्ध में अशोक की वीरता को देखते सांगा ने इनसे उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। बिजोलिया इसी जागीर का सदर मुकाम था। कहाँ की जागीर प्रदान की थी? उपरमाल की। देखिए, मैं एक एक फैक्ट लिखवाती जाऊंगी आपको, आप नोट करते चलिए। तो राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर दी थी? उपरमाल की। कौन सी? उपरमाल की। और यह जो बिजोलिया उपरमाल की जागीर थी, इसी में बिजोलिया आता था। उपरमाल फिर उपरमाल के किसान अधिकतर किस जाति के थे? धाकड़ गोत्र के किसान थे। वहाँ देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि राणा सांगा ने कौन सी ठिकाना या जागीर दी थी? उपरमाल की। दूसरा, जो उपरमाल जागीर या ठिकाना था, उसके जो जाट थे या किसान थे वो किस जाति के थे? धाकड़ गोत्र के थे। और अपने उनका जागीरदार कृष्ण सिंह 1894 में जागीरदार बना था। जो जागीरदार राव था वह कब बना था? 1894 में। और 1897 में 2
किसान नानजी पटेल व ठाकरी पटेल उनकी शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पहुंचे थे, पर कोई परिणाम। ये जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किनकी शिकायत, राव कृष्ण सिंह की जागीरदार के पास पहुंचे थे, तो पर कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जनता पर चौरी कर लगा दिए थे। ये कब बनता है अशोक परमार, ये कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह कब जागीरदार बनता है 1894 में, और 1903 में ही इन्होंने क्या लगा दिया, चौरी कर। चौरी कर क्या था कि किसान अपनी पुत्री की शादी करने पर 5 रुपये 13 रुपये चौरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे। तो चौरी कर क्या था, पुत्री की शादी पर 5 या 13 रुपये चौरी के रूप में दिए जाते थे, तथा उससे फिर इसके बाद में राव कृष्ण सिंह के बाद में उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई, जो कि नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकार की शुल्क लाग लगा दी थी। और फिर उनका उत्तराधिकारी कौन था, पृथ्वी सिंह। उन्होंने क्या लगाया, 1906 में तलवार बंधाई, नया एक ये कर लगा दिया। और ये क्या था कि भाई जो नया जागीरदार है, गद्दी धारण करता है, तो उसके उत्तराधिकार के रूप में कुछ शुल्क देना पड़ता था। इसके फलस्वरूप किसानों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए। जब इन्होंने चौरी कर लगाया तो किसानों ने क्या किया, अपनी कन्याओं का कुछ समय के लिए विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया अंत में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर को 1905 ईस्वी में आधा कर दिया था। तो चौरी कर को आधा कब किया गया था, 1905 ईस्वी में। लगाया कब गया था, 1903 ईस्वी में। एक ये भी फैक्ट बनता है। और तलवार बंधाई कर का विरोध साधु सीताराम दास पहले ये राज्य के पुस्तकालय के कर्मचारी थे। किसने किया था तलवार बंधाई कर का विरोध, साधु सीताराम दास ने फतेहकंद चारण एवं ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया था। तो तलवार बंधाई कर का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकंद चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया था। तथा 1913 में किसानों ने ठिकाने की भूमि पर हल नहीं चलाया। तो 1913 में क्या किया था, किसानों ने जो ठिकाने की भूमि थी हल ही नहीं चलाया था। और आंदोलन, क्योंकि हल नहीं चलाएंगे तो उनका कर भी नहीं देना था। आंदोलन को स्थगित कर रूप देने के लिए किसान नेताओं ने विजय सिंह पथिक को संपर्क स्थापित किया। इस जो आंदोलन ये लोग निम्न स्तर पर, छोटे स्तर पर कर रहे थे, तो इसको व्यवस्थित रूप देने के लिए इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक से संपर्क स्थापित किया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। पृथ्वी सिंह का देहांत कब हुआ था, 1914 में। फिर उनका पुत्र कौन था, केसरी सिंह। यह छोटा था, अल्पवयस्क था और जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास नियंत्रण में चला गया। राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक, जब बच्चा अल्पवयस्क होता था, उत्तराधिकारी अल्पवयस्क होता था, तो प्रशासन किसके हाथ में चला था, तो प्रशासन अपनी तरफ से किसी को नियुक्त करते थे प्रशासक के तौर पर। तो इनको नियुक्त किया गया था अमर सिंह राणावत को। राज्य सरकार की तरफ से किसे नियुक्त किया गया था, अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। उनकी सहायता के लिए डूंगर सिंह भाटी का नायब बनाया गया। अमर सिंह राणावत को तो प्रशासक, बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। फिर डूंगर सिंह को उनका नायब बनाया गया। 1916 में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन की बागडोर संभाली। तो विजय सिंह पथिक ने कब संभाली थी, 1916 में। फिर अब ये दूसरा चरण शुरू होता है। पहला चरण पढ़ लिया कि आंदोलन हो रहा था, चौरी कर लगाया गया था, उत्तराधिकार तलवार बंधाई कर लगाया गया था, साधु सीताराम, फतेहकंद चारण और इनके नेतृत्व में किसान आंदोलन होता है। लोगों ने हल नहीं चलाए थे, अपनी भूमि पर बच्चियों के विवाह स्थगित कर दिए गए थे। अब दूसरा चरण होता है जब विजय सिंह पथिक बागडोर संभालते। पथिक जी को रास बिहारी बोस ने 1915 में संपूर्ण क्रांति हेतु खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था। यद्यपि यह क्रांति असफल रही, इन्हें टाटगढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया, किंतु पथिक जी वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रखा था। पहले क्या था कि पथिक जी को रास बिहारी बोस थे ना, 1915 में एक संपूर्ण क्रांति के लिए खरवा भेजा, गोपाल सिंह के पास भेजा था। और फिर यह क्रांति असफल रही और टाटगढ़ की जेल में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन ये कैसे
भाग छूटे और इन्होंने अपना, पहले इनका नाम क्या था, भूप सिंह। तो ये भी फैक्ट बनता है, ये भी नोट करने लायक बात है कि विजय सिंह पथिक का पहले नाम क्या था, भूप सिंह था। ताड़गढ़ की जेल से कैदी थे ये, भाग के अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। फिर पथिक जी ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का पुनर्गठन किया। पथिक जी ने बिजोलिया में कौन सी, ये विद्या प्रचारिणी सभा का पुनर्गठन किया। तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू। ये विद्या प्रचारिणी सभा थी, इसको एक क्या बनाया, एक पुस्तकालय बनाया, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया। फिर पथिक जी के निर्देशन में 1917 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। किसानों ने युद्ध कर, जो कि प्रति हल 10 या 14 रुपये था, देने से इनकार कर दिया। मन्ना पटेल इस पंचायत के सरपंच बने थे। जो हरियाली अमावस्या बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो पथिक जी के निर्देशन में की गई थी और अध्यक्षता साधु सीताराम दास जी ने। इसका 1917 में इसकी स्थापना की। किसान पंचायत बोर्ड या ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। और जो हल था 10 या जो हल प्रति हल 10 या 14 रुपये लिए जाता, इसके इनको इनकार कर दिया। और मन्ना पटेल इस पंचायत के अध्यक्ष थे। मन्ना पटेल इस पंचायत के अध्यक्ष थे। आप भी देख सकते हैं, मन्ना पटेल इस पंचायत के सरपंच बने थे। अध्यक्षता किसने की थी, साधु सीताराम दास जी ने की थी। और इसकी स्थापना 1917 में पथिक जी के निर्देशन में हुई थी, बेरीसाल गांव में हुई थी। ठीक है। और इसका ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड। प्रेमचंद भील स्वरचित गीतों के रचनाकार में माहिर थे। इस समय पथिक जी की विशिष्ट सहयोगी थे। प्रेमचंद भील कौन था, जो कि स्वरचित यानी खुद से गीतों की रचना करने में माहिर थे और पथिक जी के विशिष्ट सहयोगी थे। तो पथिक जी के सहयोगी प्रेमचंद भील। पथिक जी ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से प्रकाशित पत्र कौन सा करते थे, प्रताप, के माध्यम से इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था। तो पथिक जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था, तो प्रताप के माध्यम से। ये कौन प्रकाशित कर रहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर से प्रकाशित हो रहा था, यह गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया गया, चलाया गया समाचार पत्र था। इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र, पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार उनका नियमित रूप से प्रकाशन आरंभ किया। पहला बड़े नंबर पे ज़्यादा इसमें चर्चा हुई थी किसकी, देश भर में, प्रताप नामक समाचार पत्र में। इसके अतिरिक्त और भी अन्य पत्र पत्रिकाएँ थी जिनमें इसकी जो बिजोलिया ठिकाने, ये मेवाड़ किसान आंदोलन था, इसकी चर्चा किसमें, अभ्युदय में, जो कि प्रयाग से प्रकाशित होता था। और कलकत्ता का कौन सा था, भारत मित्र। पूना से लोकमान्य तिलक ने जो मराठा पत्र निकाला था, इनमें भी इस आंदोलन की चर्चा हो रही थी। और बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों से द्रवित होकर लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की याद दिलाने के लिए याद दिलाई थी। बिजोलिया किसानों को लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र भी लिखा था। तो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी याद दिलाने के लिए मेवाड़ के महाराणा को पत्र किसने लिखा था, लोकमान्य तिलक ने। और किसको लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को। अब इस संपूर्ण मामले की जांच हेतु 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। अमर सिंह व अफजल अली इस आयोग के अन्य सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में इस मामले की जांच में 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य तो अध्यक्ष थे। एक किसका, जांच आयोग का गठन किया गया था कि ये बात सही है कि जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन पे वाकई में अत्याचार हो रहे हैं। तो एक तो बै से बिंदु, बै से बिजोलिया, इस तरह से बी से बिजोलिया, बी से बिंदुलाल। तो ये पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे था, तो बिजोलिया आंदोलन से। इसी तरह बेगू एक आंदोलन है और उसमें भी एक वो क्या नाम है, इसी तरह एक आंदोलन बोलवेसिक ऐसा कुछ नहीं था।
याद नहीं आ रहा मेरे, फिर देखूंगी मैं, बताऊंगी अगर आएगा इसमें बीच में पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखिए, बिंदु लाल भट्टाचार्य और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। अन्य सदस्य भी पूछे जा सकते हैं, आजकल डीप में जाके पूछ रही है आरपीसी हो आर जो भी है, और अन्य एग्जामों में भी अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अमर सिंह व अफजल अली से आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग ने गैर कानूनी लाग-बाग व अत्याचार बंद करने की सिफारिश की, मेवाड़ के महाराणा ने इसका पालन नहीं किया। अन्य गैर कानूनी लाग-बाग व अत्याचार बंद करने की सिफारिश की गई आयोग ने, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इसका पालन नहीं किया। मेवाड़ महाराणा ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर महात्मा गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बम्बई पथिक जी को बम्बई आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी जी भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने पथिक जी को बम्बई आने के लिए आमंत्रित किया था। और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। तो महादेव जी ने किसे भेजा, महात्मा गांधी ने किसे भेजा था, महादेव देसाई को, और पथिक जी को वहाँ पे बुलाया था कि क्या ये ऐसा हो रहा है। तो फिर उपरमाल किसानों की जांच करने के लिए बिजोलिया किसे, महादेव देसाई को। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन किया था। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आई। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, देखो ये तो हम सब पढ़ लेते हैं, ये कहीं कहीं किताबों में हमें मिलता है क्या, भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग गठित है। तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए एक जांच आयोग गठित किया था, भवानी दयाल के नेतृत्व में। तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि बाहर का आदमी, तो महाराणा फतेह सिंह थे ना, तो उन्होंने क्या कहा कि बाहर का आदमी इसकी जांच नहीं करेगा, मैं दूसरा आयोग गठित। जब इन्होंने पत्र लिखा था गांधी जी ने इन्हें लोकमान्य ने, तब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर गांधी जी ने भी देसाई को और इनको सबको इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक भवानी दयाल के नेतृत्व एक जांच आयोग गठित किया था, तब इन्होंने कहा कि बाहर का कोई आदमी जांच नहीं करेगा और इसके लिए मैं एक आयोग बना दूंगा। तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा, इसके बाद फिर इसकी मजबूरी बन गई महाराणा फतेह सिंह की कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अप्रैल 1920 में मेवाड़ के महाराणा ने दूसरा जांच आयोग गठित किया। कौन सा, किसकी अध्यक्षता में, देखिए ठाकुर राज सिंह बेदला और तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, महाराणा फतेह सिंह ने आयोग जो गठित किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए, एक तो ठाकुर राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद द्वितीय आयोग ने इसकी आंदोलन की मांगों को न्यायोचित माना। मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया था। जांच पड़ताल की कि द्वितीय जांच आयोग ने जो मांगे थी वह न्यायोचित थी। इन्होंने भी दूसरे जो फतेह सिंह ने जो आयोग गठित किया था, उन्होंने भी जांच में सही पाया जांच को। तो फिर भी महाराणा क्या करते हैं, इसकी सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक बार फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस बार आंदोलन का नेतृत्व, अब ये तीसरा चरण शुरू होता है जो कि माणिक्यलाल के द्वारा किसानों में इनको सौंपा गया था। तो यहाँ से तीसरा माणिक्यलाल वर्मा। फिर ये कौन थे, ये लोकप्रिय पंछीड़ा गीत के रचयिता थे। किसके, पंछीड़ा गीत के, और पीड़ितों का पंछीड़ा के गीत के रचयिता। देखिए इसमें फर्क है, पंछीड़ा गीत किसका है, माणिक्यलाल वर्मा, और पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसका है, पथिक जी। मामले की गंभीरता को देखते स्वयं भारत सरकार का एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आया था। फिर ये मामला इतना गंभीर हो गया था कि भारत सरकार का एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आया था। वह किसानों व ठिकाने के बीच 1922 में समझौता करवाया और हॉलैंड के साथ आगलवी, विल्किंसन, प्रभास चटर्जी, बिहारी लाल भी थे। किसानों का प्रतिनिधित्व मोती चंद, नारायण पटेल, देखो ये तो इनके भारत सरकार के थे, और जो किसानों का प्रतिनिधित्व किया मोती चंद, नारायण पटेल और रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। भारत सरकार के एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच समझौते के
84 में से 35 लाख माफ़ कर दी गई थी। जो हालैंड और किसानों के बीच में जो समझौता किया गया उसमें से 34 प्रकार की लागबागी जो लागू थी उनमें से 35 को माफ़ कर दिया गया। अंततः 1922 में इस आंदोलन समाप्त हो गया, किंतु ठिकाने ने फिर भी समझौते का पालन नहीं किया। आंदोलन एक बार पुनः शुरू होता है, किंतु जल्द ही माणिक्यलाल वर्मा पथिक दीन नारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गए और इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज के हाथ में आ गया। उन्होंने मेवाड़ महाराणा से समझौते का प्रयास, किंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। आंदोलन के अंतिम चरण में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर विजय राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत कर किसानों के अधिग्रहित भूमि सौंपी थी। आंदोलन का अंतिम चरण में क्या हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर विजय राघवाचार्य। कौन थे? विजय राघवाचार्य। और इन्होंने प्रजामंडल के जो नेतृत्व कर रहे थे उनसे बातचीत करके अधिग्रहित भूमि पुनः वापस सौंप दी। और 1941 में राघवाचार्य के आदेश पर मेवाड़ का राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गया। इन्होंने आदेश दिया 1941 में राघवाचार्य ने, और मेवाड़ का राजस्व मंत्री था कौन? मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गया। वैसे आंदोलन का नेता माणिक्यलाल वर्मा से बातचीत कर समझौता किया, जिसके तहत किसानों को राज्य सरकार के द्वारा उनकी जो जमीनें जब्त की गई थी उन्हें वापस लौटा दी। इसके साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने का साधारण संदेश वाहक के रूप में, तो तुलसी भील कौन था? एक संदेश वाहक था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तुलसी भील एक असाधारण संदेश वाहक के रूप में जाना गया, तुलसी भील। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मेरा जो डिलीवर करने का आपको तरीका है अगर वो भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन।